सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल्ड रिपोर्ट्स और मैं हूं बतूल राजपूत। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी के बावजूद भारतीय वज़रा पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। बीजेपी और नरेंद्र मोदी को पार्टी के अंदर अपोजिशन और अवाम तीनों की जानिब से दबाव का सामना है और ख़दशा ये जाहिर किया जा रहा है कि भारत दबाव में आकर एक बार फिर पाकिस्तान के खिलाफ महाज आराई शुरू कर सकता है। पाकिस्तान में सरकारी सतह पर इस हवाले से क्या इत्तलात हैं? पाकिस्तान और भारत सीज़ फायर के बाद बाकायदा मुज़ाकराती टेबल पे कब तक बैठेंगे? कौन से बड़े इशूज़ पर बात होगी? और पाकिस्तान में सियासी दर्जा हरारत कम करने के हवाले से कुछ कयास आराइयाँ भी की जा रही हैं, इनमें कितनी हकीकत है? इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तार साहब। बहुत शुक्रिया अता तार साहब, प्रोग्राम में ज्वाइन करें। सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद कि आपने जिस इंफॉर्मेशन वॉर में जिस बहादुरी का मुजाहरा किया, मुझे ये बताएं कि इसमें एक ऐसा मुल्क जिसकी 1.5 अरब आबादी थी, हज़ारों थिंक टैंक्स थे, सैकड़ों टीवी चैनल से, तो चैलेंज क्या था जो आपको आया सबसे ज़्यादा? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ये समझता हूँ कि हमारे लिए सबसे बड़ी एक फ़ख्र की बात और हमारी एक जो हमें एडवांटेज था कि हमारी पूरी कौम मुत्तहिद थी और मीडिया हाउसेस ने, टीवी एंकर्स ने, जर्नलिस्ट ने, रिपोर्टर्स ने, सोशल मीडिया यूजर्स ने, हमारी जेन जी ने, सब ने किरदार अदा किया। तो हमारे लिए मैं समझता हूँ कि बड़ा एक बहुत ज़बरदस्त एक मौका था कि हमने दुश्मन का भरपूर मुकाबला किया हर डोमेन में। और देखिए, क्योंकि हम सच पर थे, हक पर थे और हम एक झूठे प्रोपेगेंडा का मुकाबला कर रहे थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा नैरेटिव प्रिवेल किया। और देखिए, चैलेंज ये था कि वहाँ से बार बार झूठ बोला जाता था, झूठा प्रोपेगेंडा किया जाता था। तो हमने जो फैक्ट चेक्स डिप्लॉय किए और हमने डिफरेंट इंटरनेशनल चैनल्स के ऊपर जाके पाकिस्तान का मुकदमा लड़ा, वो पहला 1 घंटा बड़ा क्रूशल था कि जब इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर मिसाइल दागे और हमारे सिविलियंस को शहीद किया, तो उसके फौरन बाद नैरेटिव वॉर में डोमिनेंस की जो एक जंग थी वो ये कि पहले अपना नैरेटिव एस्टैब्लिश कौन करता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम इंटरनेशनल चैनल्स पे गए, हमने दुनिया को अपना मौका बताया और हम प्रिवेल किए। इंडिया के पास बताने को कुछ नहीं था, क्योंकि वो एक तो सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक जो प्राइम मिनिस्टर ने खेला डिप्लोमेटिकली, वो ऑफर किया कि जी आप इसकी फेयर और ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन करवा लें, और उससे इंडिया भागा और उसके बाद हमला कर दिया, जिसके बाद पाकिस्तान के पास नैरेटिव डोमेन में बताने को बहुत कुछ था। तो मैं ये अपॉर्चुनिटी लेके अपने तमाम मीडिया हाउसेस को, एंकर्स, जर्नलिस्ट को, सोशल मीडिया यूजर्स को भी खिराज तहसीन पेश करता हूँ कि जिन्होंने अपना भरपूर इसमें किरदार अदा किया। अता साहब, हालांकि मैंने इस हवाले बात करनी थी, लेकिन चूंकि आपने डिप्लोमेटिक फ्रंट पे कामयाबी का जिक्र कर दिया, तो ये बता दें कि अब जब ये मुज़ाकरात की बात हो रही है और अब जबकि अमेरिका पाकिस्तान और भारत को इकट्ठे डिनर भी करवाना चाहता है, तो क्या तब तक अरेंज कर लेगा भारत सबूत, या उसमें भी फिर हम देखेंगे कि कन्फ्यूजन है? देखिए, भारत ने ये जो पहलगाम के वाक़े को जवाब बनाया, दे फेल्ड मिजरेबली कि पाकिस्तान को वो लिंक नहीं कर सके अल्हम्दुलिल्लाह। और पाकिस्तान देखिए फ्रंट लाइन स्टेट है टेररिज्म के खिलाफ, टेररिस्ट के खिलाफ। हम तो एक दीवार हैं टेररिस्ट और पूरी दुनिया के दरमियान। 90,000 शहादतें हमने दी हैं। तो वो जो विक्टिम प्ले करने की कोशिश थी भारत की, एक ऐसे भारत की जो ट्रांसनेशनल रिग्रेशन में इन्वॉल्व है, जो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म में इन्वॉल्व है, जिसने सिख रहनुमाओं को कत्ल करवाया यूएस में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, और जिसका एक स्पाई नेवल ऑफिसर, कमीशन नेवल ऑफिसर कुलभूषण यादव हमारी कस्टडी में है, जो कि जीता जागता सबूत है भारतीय दहशतगर्दी का। केपी में जो वाकयात होते हैं, बलोचिस्तान में जो वाकयात होते हैं, और देखिए हमने तो फिर भी पहलगाम के वाकये पर तशवीश का इजहार भी किया, विक्टिम्स के साथ हमदर्दी भी की, मगर क्या जाफर एक्सप्रेस जो कि दुनिया के वाकयात में से एक संगीन वाकया था ट्रेन हाईजैकिंग का, उसके बाद भारत ने उसकी मजम्मत की। भारतीय मीडिया पे तो आपने देखा कि बीएलए के दहशतपैन की इंटरव्यू देते रहे, वो जो पटड़ी उड़ाई गई ट्रेन की, उसका एक्सक्लूसिव फुटेज सिर्फ दहशतगर्दों के पास थी वो इंडियन मीडिया पर चलाई गई। तो इंडिया ने जब पाकिस्तान को इससे लिंक करने की नाकाम कोशिश की, वो बुरी तरह इसमें दे फेल्ड मिजरेबली।
और देखिए, ये पाकिस्तान का एक अल्हम्दुलिल्लाह एक एफर्ट रही है वॉर अगेंस्ट टेरर में, और पूरी दुनिया उसको एक्नॉलेज करती है। तो जब ये ऑफर कर दी गई कि हम इन्वेस्टिगेशन के लिए तैयार हैं, तो भारत का उस ऑफर से भाग जाना, पाकिस्तान के खिलाफ कोई एविडेंस जो है वो ना दे सकना, उससे मैं समझता हूँ कि भारत को सफारती महाज पर बड़ा नुकसान हुआ, और फिर अनप्रोवोक्ड अटैक कि पाकिस्तान पे हमला कर दिया। और देखिए, ठीक है, एक नुक्ता ले लीजिए अता साहब, ये बहुत अहम बात आप कर रहे हैं कि चूंकि आप पूरी सूरत हाल को फॉलो कर रहे थे और बहुत सारी इंफॉर्मेशन आप तक सबसे पहले आ रही थी, तो आपके मुताबिक वो कौन सा थ्रेश होल्ड था जब पाकिस्तान ने डिसाइड किया कि अब तो हर सूरत में जवाब देना पड़ेगा? देखिए, जब हमारे सिविलियन शहीद हुए, हमारे बच्चे शहीद हुए, 7 साला इत्ज़ा का जनाजा मैं वहां पे गया, वो बड़ा हमारे लिए मुश्किल था उसको अब्जॉर्व करना कि जिस तरह सिविलियन पॉपुलेशन को निशाना बनाया गया। देखिए, ये शहबाज शरीफ साहब, चीफ ऑफ आर्मी साहब जनाब से मुनीर, मिलिट्री और सिविल लीडरशिप में ये रिजॉल्व था कौम की बैकिंग के साथ कि हमारे सिविलियंस को टारगेट किया गया है, इसका रिस्पॉन्स भरपूर आएगा और जरूर आएगा। दिस वाज सेटल्ड, देयर वाज नो डाउट, इसमें किसी किस्म का अभाम नहीं था, किसी किस्म की कोई इसमें किसी किस्म का डाउट नहीं था, रिस्पॉन्स आना था। मगर देखिए, उसके बाद इन्होंने जब दोबारा 9 की रात को मिसाइल दागे, बैलिस्टिक मिसाइल, तो जो पाकिस्तान का रिस्पॉन्स था वो आया और भरपूर आया। और वो दिन हमने देखा कि जब इनकी मिलिट्री स्पोक्स पर्सन भारत की, वो 10 को दोपहर 12 बजे आई और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने 26 मकामात पे हमारी मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर हमला किया है और हम डी एस्केलेशन चाहते हैं। दैट इज द पॉइंट जहां पे भारत एक्सपोज हो गया, और पाकिस्तान की एयरफोर्स ने, पाकिस्तान की आर्मी ने, हमारी फोर्सेस ने भरपूर जवाब दिया। हमारी आर्मी ने इनके ब्रिगेड हेडक्वार्टर उड़ाए, हमारी जो फतह मिसाइल फायर किया गया, और आपने देखा उस पर बैनर लगा हुआ था विद लव फ्रॉम, और नाम लिखे हुए थे उन बच्चों के और उन खवातीन के जो शहीद हुए इसके अंदर, इस हमले के अंदर। तो फतह मिसाइल ने भी भरपूर जो है वो दुश्मन का मुंह तोड़ा। और उससे पहले देखिए, हम सेल्फ डिफेंस में भी इनके 6 तैयारे गिरा चुके थे, जिसमें रफेल तैयारे भी थे, जिसमें मिराज भी था, जिसमें Su-30 भी था, जिसके अंदर मिग भी था। तो उनका मोराल तो पहले ही गिर चुका था। तो पाकिस्तान की बिल्कुल अता साहब, उनका मोराल भी गिर चुका था, मोदी एक्सपोज भी हो चुका है और भारत आलमी सतह पे बिल्कुल तनहा भी हो चुका है। नरेंद्र मोदी ने ऑपोजिशन और आवाम का दबाव उन पे आ रहा है, और आपको लगता है कि इस सूरत हाल में वो फ्रस्ट्रेशन में चुप रहेंगे या मजीद कोई मिस एडवेंचर कर सकते हैं, क्योंकि वो ऐसे लगते तो नहीं कि वो खामोशी से बैठे रहेंगे? अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल है। बतूल साहिबा, आप देखिए कि एक ऐसी एयरफोर्स इंडिया की जिसके 6 जहाज गिर चुके हों, एक ऐसी आर्मी जिसके ब्रिगेड हेडक्वार्टर तबाह हो चुके हों, उनका मोराल इस वक्त गिर चुका है, उनका मोराल बहुत लो है। और जब हमने 10 तारीख को हमारी अफवाज ने भरपूर जवाब दिया, तो उसके बाद मजीद उनके पास जो है वो सकत नहीं रही थी सस्टेन करने की, तभी सीज फायर की तरफ मामला गया। तो इस सारी सूरत हाल में बुचर ऑफ गुजरात मोदी और उसका डिफेंस मिनिस्टर जो कोशिश कर रहे हैं एक बयानिया बिल्ड करने की, तो देखिए, मैं नहीं समझता कि वो फिलफौर इस पोजीशन में होंगे कि वो कोई पाकिस्तान पे ऐसी कार्रवाई कर सकें। पाकिस्तान ने जो जवाब दिया है वो उनको ताक़यामत याद रहेगा, मगर उनकी एक डोमेस्टिक ऑडियंस है। उनके जो बयानात इस वक्त आ रहे हैं, मेरे नजदीक एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स, लॉ एंड हिस्ट्री, मैं आपको ये बता सकता हूं कि ये बयानात फेस सेविंग है, ये बयानात एम्बैरसमेंट से बचने की कोशिश है, खिफत मिटाने की कोशिश है, और राइट विंग रेडिकल डोमेस्टिक ऑडियंस को फिलहाल सेटिस्फाई करने की एक नाकाम कोशिश है। देखिए, वो जरूर ये नियत रखते होंगे कि दोबारा कोई मिस एडवेंचर करें, मगर एक लो मोराल वाली फोर्स जो उनकी है, उनकी एयरफोर्स, उनकी आर्मी, जिसका मोराल गिर चुका है और पाकिस्तान प्रिवेल कर चुका है। दुनिया की इंटरनेशनल पब्लिकेशन और मीडिया हाउसेज कह रहे हैं कि पाकिस्तान को जो है वो फतह नसीब हुई है और पाकिस्तान की बर्तरी पूरी दुनिया के सामने है। ऐसे में
इस लो मोराल के साथ वो हमला कैसे करेंगे? ये बहुत अहम नुकता है, बहुत अहम नुकता है, क्योंकि जो हमला किया गया वो इसीलिए किया गया ताकि वो अपनी डोमेस्टिक वोट बैंक को ही मजबूत बना सके इलेक्शन से पहले। और यही रिपोर्ट्स आ रही थी कि इस फ्रस्ट्रेशन का मुजाहरा मोदी ने इसीलिए किया, लेकिन वो कर इसलिए नहीं सकते, जो आपने बिल्कुल सही कहा कि उनकी फ़ौज का वो मोराल ही नहीं है। लेकिन क्या सरकारी सतह पर भारत के किसी मिस एडवेंचर की इतलात आपको हैं? देखिए, भारत एक बदनीयत दुश्मन है। फिलहाल तो ऐसी कोई इतलात नहीं है, मगर लेट मी रीअश्योर द नेशन कि अफवाज पाकिस्तान अपने वतन अजीज के दिफा के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। और दुश्मन जितना भी चौकन्ना हो, दुश्मन जितना भी अपने आप को ताकतवर तस्वर करे, और दुश्मन का जितना भी घमंड हो, अफवाज पाकिस्तान लेड बाय जनरल आसिम मुनीर वो दुश्मन के अज़ाइम को, दुश्मन के गरूर को खाक में मिलाना खूब जानते हैं। और प्राइम मिनिस्टर ने कल जो तकरीब से भी खिताब किया, उन्होंने इज़हार किया कि ये पाकिस्तान ने एक बर्तरी हासिल की है, मगर अगर दुश्मन दोबारा भी कोशिश करेगा तो उसको मुंह की खानी पड़ेगी। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की मिलिट्री डोमिनेंस कन्वेंशनल वॉरफेयर में जो रिवायती एक जंग होती है उसमें वो इस्टेब्लिश हो चुकी। अब वो डोमेस्टिक ऑडियंस को खुश करने के लिए अपने बड़े बड़े बयान दें, जो मर्जी करें, बट आर्म्ड फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान आर एवर रेडी टू डिफेंड द मदरलैंड। और हम करेंगे इंशाल्लाह ताला। इनकी जरूरत नहीं होगी, अगर ये मिस एडवेंचर करेंगे उसका भी भरपूर जवाब आएगा और ये सस्टेन नहीं कर सकेंगे इंशाल्लाह ताला। और अता साहब, भारत के वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने तो ये बरमला कहा है, वो बार बार कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर, जो कि बड़ा मज़ाक़ा ख़ेज़ नाम है, मुझे ये दोहराते हुए भी मैं अनकम्फर्टेबल हो जाती हूँ। उन्होंने कहा है कि अभी तो हमने सिर्फ एक ट्रेलर दिखाया है, पूरी फिल्म बाकी है। इसको आप कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? आई थिंक ये एम्प्टी और हॉलो थ्रेट्स हैं, और जैसे मैंने कहा कि ये डोमेस्टिक ऑडियंस को खुश करने के लिए ये टॉल क्लेम्स किए जा रहे हैं। तो जब इनके स्पोक्स पर्सन को पूछा जाता है कि क्या आपके राफेल तैयारे गिरे हैं, तो वो कहते हैं यस वी हैव सफर्ड लॉसेस। हमने तो रडार पे दिखाया। न्यूयॉर्क टाइम्स से लेके इकोनॉमिस्ट तक दुनिया की पब्लिकेशंस कह रही हैं कि इनके तैयारे मार गिराए पाकिस्तान एयरफोर्स ने, और जो इन्होंने हैवी लॉसेस इनको हुए हैं फतह मिसाइल से, पाक आर्मी ने जो इनका हशर किया है, उसके बाद इस तरह के दावे करना इनको जेब नहीं देता। और ये बिल्कुल डोमेस्टिक ऑडियंस को जरूर खुश करें, मगर इनके यहाँ अब डिवीजन बहुत सारी हो गई है, और इनकी पॉलिटिकल पार्टीज, इनका मीडिया सवालात उठा रहा है। याद रखिएगा, ये वही मीडिया है जिसने लाहौर का पोर्ट तबाह कर दिया था। ये वही मीडिया है जिसने मुल्तान के अंदर समुद्री जो जहाज थे उनको नुकसान पहुंचाया था। अता साहब, वैसे मैंने प्रोग्राम में आगे जाके आपसे आप मीम पूछनी थी, लेकिन आपने पहले जिक्र कर दिया। बट मेरा एक सवाल था कि आपकी फेवरेट मीम कौन सी थी? तो व्हाट वाज योर फेवरेट एंड मोस्ट एंटरटेनिंग मोमेंट ड्यूरिंग ऑल दीज टाइम्स? आई थिंक एंटरटेनिंग मोमेंट वो था जब इनके वो बड़ी मूंछों वाले जनरल बख्शी और इनके वो ऐनक वाले एक एंकर हैं, मैं तो नाम भी लेना पसंद नहीं करता, वो वॉर हिस्टीरिया में बिल्कुल इंसेन होके पाकिस्तान के तमाम मकामात का नाम ले रहे थे कि जी ये भी तबाह हो गया, वो भी तबाह हो गया, और लाहौर में समुंदर बना दिया, मुल्तान के अंदर हवाई बहरी जहाज बना दिए। तो वो आई थिंक काफी एंटरटेनिंग था। और इस एंटरटेनमेंट के अंदर हमने कुछ इनके भी मनोरंजन का इंतजाम किया था कि जब ये हमारे यूट्यूब चैनल बैन कर रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी अफवाज पाकिस्तान का तराना वहां पे इंडिया की यूट्यूब पे चला दिया। तो माइंड ब्लोइंग था। अता साहब, वो किसका आइडिया था? अच्छा वो आपने याद करवाया। वी वर सो इम्प्रेस्ड। किसका आइडिया था? Who thought of it? हमारी जो टीम है जो बैठती है, डिजिटल हमारी नई टीम है, हमारा एक नया सेटअप है उसमें, तो उसमें हमारी पूरी टीम का ख्याल था कि ये काम करना चाहिए। हमने फिर एड टाइम बाय किया थ्रू जियो टैगिंग, हमने वो एड्स यूट्यूब के ऊपर इंडिया के अंदर चलाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा मैं समझता हूँ कि एक टीम वर्क भी था। और भारत को नैरेटिव डोमेन के अंदर जो मात हुई है उसमें मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ इवन DGISPR का और तमाम इदारों का जिन्होंने उसमें पार्टिसिपेट किया। तो मेरे नजदीक ये नैरेटिव की विन पाकिस्तान की जीत थी। मीडिया हाउसेस, तमाम लोगों ने जिसमें किरदार अदा किया है वो तारीखी है। मगर भारतीय मीडिया जो वॉर हिस्टीरिया में बिल्कुल वो मतलब हमें तो हिस्टेरिकली वो हंसी आती थी कि ये किस तरह के नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं
कि इनका पूरा मीडिया ना पाकिस्तान का पता, ना उन मकामात का बल्कि पता। आता साहब और आपने एक वो पूरी- देखा था कि वो जो उनकी एंकर थी वो अपने रिपोर्टर से कह रही लोकेशन मत बताइएगा, लेकिन बताइएगा कि आप उस फलां पर पर्टिकुलर जगह पे क्या हो रहा है, तो लोकेशन भी खुद ही मेंशन कर रहे थे। तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने बौखलाए हुए थे इंडियन जर्नलिस्ट टीवी आई थिंक उनके मीडिया ने बुरी तरह उनका जो सोशल और मॉरल फैब्रिक है सोसाइटी का उसको एक्सपोज कर दिया। और हमें एक और बात याद दिला दी कि जो रियल लाइफ हीरोज हैं बतूल साहिबा, वो बॉलीवुड मूवीज में नहीं पाए जाते, वो पाकिस्तान आर्मी में, पाकिस्तान एयरफोर्स में, पाकिस्तान नेवी में पाए जाते हैं। कि जो मैदान में मुकाबला करते हैं और दुश्मन का मुंह तोड़ते हैं। इन्होंने बड़ी फिल्में बनाई हुई है, अभिनंदन में फिल्म बना दी है। अभिनंदन की जगह कोई और होता वो घर से ना निकलता, शर्मिंदगी के बायस कि मेरा जहाज गिर गया था। और देखिए तरह तरह की फिल्म्स हैं, उल्टे जहाज चला रहे हैं, उसके अंदर एक हीरो वहां से आ रहा है, दूसरा वहां से आ रहा है। तो ये फिल्में बनाने से डॉग फाइट्स नहीं जीती जाती, ये फिल्में बनाने से मिलिट्री डोमिनेंस नहीं आती। रियल लाइफ हीरोज देखने हैं तो पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान नेवी में आके देखो। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल बिल्कुल। आता साहब थोड़ा सा देखिए, जी मुकम्मल करिए। जो इनका मीडिया था वो हमारे लिए बड़ी एंटरटेनमेंट का बायस बना। हम बड़े, क्योंकि एक हेक्टिक रूटीन थी, कई दिनों से जागे हुए थे, तो जब हमने हंसना होता था तो हम इनका इंडियन न्यूज चैनल लगाते थे कि चले थोड़ा सा कॉमिक रिलीफ मिल जाएगा। वो बी टियर बॉलीवुड और एक अजीब एंटरटेनमेंट, कोई एक पहिए वाली साइकिल चला रहा है, मुंह से आग निकाल रहा है, कोई रस्सी पे चल रहा है डंडा लेके। तो मैं समझता हूँ और जो उन्होंने पाकिस्तान की जियोग्राफी बदली है उस पर तो किताबें लिखी जा सकती हैं। तो साहब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। भारतीय जयशंकर उन्होंने गुज़िश्ता दिनों एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि हमने पाकिस्तानी हुकूमत को आगाह किया था कि हम दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाने लगे हैं और हमारा मकसद मिलिट्री को निशाना बनाना नहीं है। और मेरा सवाल ये है कि क्या इस किस्म की कोई पैगाम रसानी हुई थी? देखिए ऐसी तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं है और ऐसा कभी होता भी नहीं है। तो ये अब अपनी एम्बैरेसमेंट में, अपनी हार को छुपाने के लिए तरह तरह की थ्योरीज लेके आ रहे हैं। तो देखिए हमारी तो इंटेलिजेंस बड़ी मजबूत थी। आपको याद होगा कि मैंने रात गए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मैंने कहा कि जी ये हमले का इरादा रखते हैं। तो देखिए हमारा तो अल्हम्दुलिल्लाह हम तो बड़े अलर्ट थे। तो ये तो बिल्कुल मैं समझता हूँ कि एक इन्होंने मजाक बना लिया है और ये तरह तरह की थ्योरीज लेके आ रहे हैं। ऐसी कोई बात मेरे तो नॉलेज में नहीं है और ऐसा होता भी नहीं होता। तो ये इनकी डोमेस्टिक ऑडियंस ही इनको इस बयान पे पड़ गई है और उन्होंने दुर्गत बनानी कर दी है। बिल्कुल तो ये बिल्कुल। आता साहब एक और सवाल ले लीजिए कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज फायर के हवाले से DGMOs का राब्ता तो हो रहा है, लेकिन बाकायदा मुज़ाकरात आपको लगता है कि जल्द शुरू हो सकते हैं? देखिए अभी DGMOs का एक राउंड चल रहा है और देखिए मैं एक और बात आपको बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के जिन ममालिक ने साथ दिया, पाकिस्तान ने बड़ा उनका शुक्रिया भी अदा किया। देखिए प्राइम मिनिस्टर ने अपनी स्पीच में बारहा यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। और यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की जो जज्बात है पाकिस्तान के बारे में आप रोज देख रही हैं कि मीडिया पे आ रहे हैं। चीन का खुसूसी शुक्रिया अदा किया कि वो पाकिस्तान के साथ खड़ा रहता है हर मुश्किल वक्त में। इसी तरह प्राइम मिनिस्टर ने सऊदी अरेबिया का, UAE का, कतर का, तुर्किया का, आजरबाईजान का, ईरान का, तमाम दोस्त ममालिक का बहुत शुक्रिया अदा किया है कि उन्होंने इसमें किरदार अदा किया। और मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही एक डिप्लोमेटिक सक्सेस भी थी पाकिस्तान की कि झूठा बयानिया जो भारत का था दुनिया ने उस पर कान नहीं धरे। भारत की एक्सपेक्टेशन ये थी कि हम पाकिस्तान को टेररिज्म का मुर्दे इल्जाम ठहराएंगे और पूरी दुनिया जो हमारे साथ खड़ी हो जाएगी। मगर क्योंकि वो पहलगाम की कोई एविडेंस नहीं दे सके और पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने झूठा प्रोपेगेंडा किया, तो पूरी दुनिया ने अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का साथ दिया। तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि नैरेटिव सक्सेस, डिप्लोमेटिक सक्सेस, मिलिट्री सक्सेस और पोस्ट सक्सेस जो आगे मामला चल रहे हैं उसमें अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है कि पाकिस्तान प्रिवेल कर। बिल्कुल। और अता साहब एक और खबर ये रॉयटर्स की तरफ से और आलमी इदारे ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि भारत पाकिस्तान के लिए जो मुख्तस किया गया दरिया है चनाब उसको वसअत दे रहे हैं उसके करीब और उसका नुकसान खुदा न खासा ये हो सकता है कि पाकिस्तान की तरफ पानी का दबाव कम होगा। तो अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तान क्या करेगा? देखिए इंडिया की कैपेसिटी नहीं है पानी के हवाले से कोई भी मेजर लेने की। इन्होंने बहुत बड़कें लगाई कि हमने पानी रोक दिया, बट ये होल्ड ही नहीं कर सके। पाकिस्तान को पानी की फ्लो मुसलसल आ रही है और इंडस वाटर ट्रीटी यूनिलैटरली वो ना चेंज हो सकती है ना सस्पेंड हो सकती है। लीगली इनका केस बहुत कमजोर है। कभी किसी इंटरनेशनल फोरम पे ये मामला गया तो पाकिस्तान का केस बहुत स्ट्रांग है। इन्होंने बड़ी वायलेशंस की हैं। पानी का रुख ना ये तब्दील कर सकते हैं, ना उसको रोक सकते हैं, ना ये ट्रीटी को अमेंड कर सकते हैं। ये भी कोशिश इनकी नाकाम रही
और ये अगर करेंगे, फर्ज कर लें अगर ये कर भी दें, तो पाकिस्तान विल रिस्पॉन्ड। पाकिस्तान के पास तो बड़ी ऑप्शंस मौजूद हैं, क्योंकि पाकिस्तान के लोगों का 24 करोड़ आवाम का जो पानी का ठीक है। अता साहब आप होल्ड योर हेयर प्लीज, आई होल्ड योर हेयर। यहाँ पे मुझे एक ब्रेक लेनी है और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बीबीसी पश्तो की एक रिपोर्ट शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में खुश आमदीद। और इस वक्त वफाकी वज़ीर इत्तलात ततार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बीबीसी पश्तो की एक रिपोर्ट के मुताबिक अफ़गानिस्तान तालिबान के नायब वज़ीर आज़म, नायब वज़ीर दाखिला इनफैक्ट इब्राहिम सदर ने पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कशीदगी के अरूज पर खुफिया तौर पर इंडिया का सफ़र किया है और कुछ अहम मुलाकातें भी की हैं। हुकूमती ऐवानों में अफ़गानिस्तान के किरदार और इस दौरे के हवाले से क्या कंसर्न पाया जाता है? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान का जो पिछला एक दौरा हुआ अफगानिस्तान का, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार साहब वहाँ गए, उसमें काफ़ी पेशरफ्त हुई। ये रिपोर्ट जब वेरीफाई होती हैं तो इस पे फॉरेन ऑफिस एक ऑफिशियल मौक़िफ़ अपना देगा। पर देखिए, जैसे मैंने कहा कि दुनिया में इस वक्त भारत आइसोलेट हो चुका अपनी वॉर मॉन्गरिंग, वॉर हिस्टीरिया की वजह से, और उसके पास कोई बात नहीं है करने को, डिप्लोमेटिकली भी वो बैकफुट के ऊपर है। तो ये रिपोर्ट वेरीफाई होती है तो इस पे मौक़िफ़ ज़रूर दे देंगे। बट इस वक्त दुनिया के बहुत ही कम ममालिक हैं जो भारत की आउटराइटली सपोर्ट में, बल्कि हार्डली हम नेम कर सकते हैं कि जिन्होंने भारत की सपोर्ट की हो। तो भारत इस वक्त आइसोलेशन का शिकार है जो हमें और वो आउट ऑफ आइसोलेशन ऐसे कर रहे हैं। लेकिन इंडियन वजीर खारजा की अफगानिस्तान के वजीर खारजा से भी टेलीफोन पे बात हुई है। तो आपको लगता है कि इसके बाद पाकिस्तान एक मेजर पॉलिटिकल शिफ्ट लेगा? पहलगाम वाक़े के बाद इफ दे आर गेटिंग क्लोजर तो हम एक मेजर पॉलिटिकल शिफ्ट करेंगे? देखिए, ये तो टाइम विल टेल कि आने वाले दिनों में क्या होता है। बट जैसे मैंने कहा कि डिप्लोमेटिकली इंडिया आइसोलेटेड है और बैकफुट के ऊपर है, ना पहलगाम वाक़े को कोई वो प्रूव कर सके, ना पाकिस्तान को लिंक कर सके, ना इन्वेस्टिगेशन करा सके, मिलिटरीली वो हार गए, दुनिया के ममालिक की सपोर्ट हासिल करने में नाकाम रहे, तो उनके पास बड़ी कम ऑप्शंस हैं। तो अभी ये देखते हैं कि आने वाले दिनों में सिचुएशन कैसे निकलती है। आपने जिक्र भी किया कि पाकिस्तान के नायब वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार साहब ने जब दौरा भी किया अफगानिस्तान का, उसके बाद बलूचिस्तान और केपी में आर्म फोर्सेस पे अटैक हुआ है, लेकिन क्या ये हमारा कंसर्न बढ़ा देता है और क्या हम IS की तरफ भी जा सकते हैं इसके बाद फर्दर? देखिए, जो दहशत गर्दी की है पाकिस्तान में पहले भी मुतहरिक था, अब भी मुतहरिक है, और दहशत गर्दी के वाक़यात जो पाकिस्तान में होते हैं वो अब हमारा एक आयरन रिजॉल्व है कि हम उसका खात्मा करेंगे और इन दहशत गर्दों का आखिरी दम तक पीछा करेंगे। और देखिए, इतना एक जो अपने आप को बड़ा दुश्मन समझता था, सर पे खड़ा था, अल्लाह के फजल से उसको मुंह की खानी पड़ी है। तो ये उसके बच्चे बचूंगड़े तो इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि आर्म फोर्सेज जो है वो दे विल कम डाउन वेरी हार्ड ऑन देम, और इनको इंशाल्लाह छुपने की जगह नहीं मिलेगी। इन दहशत गर्दों को मुकम्मल तौर पर इनका खात्मा हो। ठीक है, एक और ज़ाविये से बात करते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के साथ तिजारत पर जोर दे रहे हैं और एक इंटरव्यू में उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान से अच्छे ताल्लुकात होने के बावजूद अमेरिका इस मुल्क से ज़्यादा तिजारत नहीं। इन बयानात के बाद पाकिस्तान अमेरिका के साथ तिजारत का हजम बढ़ाने पर सोच सकता है? हम तो बिल्कुल इसमें बिलीव करते हैं कि ट्रेड बढ़नी चाहिए और तिजारत का हुजम जो है वो बहुत पोटेंशियल है उसके अंदर। और एक अमेरिकन वक्त पिछले दिनों आया था, उन्होंने क्रिप्टो के हवाले से भी पाकिस्तान के अंदर इंटरेस्ट शो किया, हमारे कुछ MOUs भी साइन हुए। तो मैं तो समझता हूँ बड़ा पोटेंशियल है और आगे जाते हुए मुझे लगता है कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरी आएगी ट्रेड वॉल्यूम के अंदर भी, ट्रेड डाइस के अंदर भी, और पाकिस्तान की जो टैरिफ पॉलिसी है वो भी बड़ी इंकरेजिंग है फॉर द फ्यूचर। सो हमें तो इसमें बहुत होप और बड़ा पोटेंशियल नजर आता है और हमारी ट्रेड इंशाल्लाह ताला बढ़ेगी। बिल्कुल ये बात दुरुस्त है। और एक और सवाल कि बरतानवी वज़ीर ख़ारजा 4 साल के बाद पाकिस्तान के दौरे पे आए हैं और पाकिस्तान दीगर ममालिक से भी राब्ते में है। कश्मीर का मसला भी आलमी ख़बरों में डिस्कस हो रहा है। अमरीकी सदर ट्रंप खुद कश्मीर पर बात करते रहे। पाकिस्तान की ख़ारजा पॉलिसी में जो पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट मस्बत तब्दीलियाँ आई हैं, इस पर आप क्या रिस्पॉन्ड करेंगे? देखिए, हमारी फॉरेन पॉलिसी आपके सामने है कि दुनिया के ममालिक ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद की, पाकिस्तान की जियोग्राफिक लोकेशन, पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस, पाकिस्तान का जो किरदार रहा है दहशत गर्दी के खिलाफ, तो दुनिया के तमाम ममालिक उसको एक्नॉलेज करते हैं और पाकिस्तान की मौक़िफ़ की बहुत हद तक बहुत से ममालिक ने तायीद भी की है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी में जो कामयाबी रही है उसका बड़ा रोल है पाकिस्तान की सक्सेस के अंदर, और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि पाकिस्तान मजीद जो है वो इम्पोर्टेंस भी गेन करेगा और डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ पे खड़ा होगा।
ठीक है आता साहब, आपसे पहले भी सवाल हुआ होगा कि नवाज शरीफ 3 बार के वज़ीर-ए-आज़म हैं, आपके लीडर हैं, वो सारी सूरत हाल में बिल्कुल खामोश रहे, कशीदगी के बावजूद सिर्फ एक ट्वीट आया, इसकी क्या वजह है? सेलिब्रेशंस में भी वो नजर उनकी वो हमारे कायद हैं, उनकी गवर्नमेंट है, फेडरेशन में भी, पंजाब में भी, वो भरपूर तरीके से तमाम मुशावरत में शामिल भी रहते हैं, उनका किरदार भी है, और उसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि उन्होंने इस पे ट्वीट भी किया, बयान भी दिया, तो मैं नहीं समझता कि वो कोई इस पे खामोश रहे या पीछे रहे। उनका भरपूर किरदार रहा है हर हवाले से, और उनकी पार्टी की गवर्नमेंट है, तो मैं समझता हूँ कि उनका बी पार्ट एंड पार्सल। और आता साहब, चूंकि 28 मई का क्रेडिट बिल्कुल नवाज शरीफ की फॉर्मर गवर्नमेंट को जाता है, तो क्या इस मौके पे आप लोगों की कोई ख़ास कम्युनिकेशन हुई, कोई ख़ास पैगाम दिया नवाज शरीफ ने? व्हाट वाज हिज पर्टिकुलर इन्फ्लुएंस दैट यू वुड लाइक टू मेंशन हियर? देखिए, उनकी एज अ स्टेट्समैन बड़े एक्सपीरियंस्ड हैं, उनका बड़ा एक्सपीरियंस है इन मामलात के अंदर, तो वो गाहे बगाहे अपनी एडवाइस भी देते रहे हैं और उनकी मशावरत भी उनके साथ चलती रही है, तो आई थिंक ही इज प्लेड हिज पार्ट अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है बाता साहब, थोड़ा सियासी इस्तेहकाम के ऊपर भी आ जाते हैं। आप समझते हैं कि सियासी इस्तेहकाम के लिए अपोजिशन यानी कि तहरीक इंसाफ से कोई बात फ़िलहाल होनी चाहिए या हो रही है? देखिए, किसी भी सियासी जमात को इस अपॉर्चुनिटी को अपनी एक पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी या पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए नहीं समझना चाहिए। मुल्क की खातिर हम एक हुए, हम एक हैं, हम अभी भी इस पे बातचीत जो है वो कर रहे हैं। फ्लोर ऑफ द हाउस भी, नेशनल असेंबली सेनेट के अंदर भी जॉइंट रेजोल्यूशन भी आए, दोनों हाउसेस के अंदर बार बार आए और अपोजिशन ने भरपूर किरदार अदा किया इसके अंदर। बट हैविंग सेड दैट, अगर ये तासर कायम करने की कोशिश करेंगे या कोई ऐसा अपने लोगों के अंदर एक इम्प्रेशन क्रिएट करेंगे कि शायद कोई रिलीफ आ रहा है, तो देखिए ये अदालती केसेस थे जिसमें बानी चेयरमैन पीटीआई को सजाएं हुई और वो करप्शन के केसेस थे 190 मिलियन पाउंड जैसे, तो वो तो कानूनी मामलात हैं और उसका इस सिचुएशन से कोई ताल्लुक नहीं है जहां पे हम इत्तेहाद और इत्तेफाक की बात करते हैं और जहां पे हम समझते हैं कि हमें बिल्कुल पॉलिटिकल पार्टीज को एक पेज पे हैं और होना भी चाहिए। वहां पे ये इंप्रेशन क्रिएट करना, इसको मैं दुरुस्त नहीं समझता। जी अता साहब, आप बिल्कुल दुरुस्त बात करें कि इस वक्त सिक्योरिटी सिचुएशन को लेके किसी सियासी जमात को कैपिटलाइज नहीं करना चाहिए, लेकिन आपके जो कॉलीग हैं वो इन्हीं हालात में ये बात कर रहे हैं कि आप सेकंड करते हैं जो तारिक फजल चौधरी ने कहा? देखिए, मैं ये समझता हूँ अच्छी बात है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स भी, बातचीत के रास्ते भी, पॉलिटिकल कंसेंसस भी, नेशनल यूनिटी भी, पर देखिए ये उस चीज़ की कॉस्ट पे तो नहीं हो सकता कि जहाँ पे कोर्ट केसेस या उसके हवाले से कोई इंप्रेशन क्रिएट किया जाए। बिल्कुल 100 बिस्मिल्लाह, होना चाहिए पॉलिटिकल कंसेंसस, नेशनल यूनिटी एक पेज पे होना चाहिए जिस तरह अपोजिशन गवर्नमेंट रही है इस पूरे वॉर के दौरान, तो मैं समझता हूँ वहाँ तक तो ठीक है। बट उससे आगे जो इंप्रेशन क्रिएट किया जा रहा है बतौर सियासी वर्कर, मैं तो उस पर बिलीव नहीं करता। लेट्स सी हाउ द सिचुएशन अनफोल्ड्स आगे जाके। ठीक है अता साहब, इतलात ये भी है, ये रिपोर्ट किया जा रहा है कि पाक भारत कशीदगी के दौरान अडयाला जेल में बानी तहरीक इंसाफ से किसी गैर सियासी शख्सियत की मुलाकात हुई, क्या आप इसकी तस्दीक करेंगे? नहीं, मेरे तक ऐसी इतलात नहीं है और मैंने भी सोशल मीडिया के ऊपर इसको देखा है, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसे मामलात हैं कि जिसमें वॉर के अंदर भी जो है वो इस तरह के मामलात, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई हकीकत है। लेकिन गवर्नमेंट इस वक्त क्या सोचती है? आप लोग इर्रिस्पेक्ट ऑफ द फैक्ट दैट व्हाट हैपेंड अ वीक बिफोर, क्या आप लोग वैसे बातचीत करने के लिए तैयार हैं? क्योंकि पहले भी आप लोगों ने बड़े बड़कपन का मुजाहरा किया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी बार बार प्रपोज किया। देखिए, बातचीत जो है वो लास्ट टाइम जब हमने कमेटी बनाई और उसमें सारी बातचीत इनके साथ की, ये बैकआउट कर गए, इन्होंने उस प्रोसेस को सैबोटाज कर दिया और उसको ख़त्म कर दिया। तो सियासत में हमेशा बातचीत रहनी चाहिए और आपस में बातचीत करते रहना चाहिए और सियासतदानों का काम ही ये होता है। तो मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल बातचीत के हम हक में हैं, पॉलिटिकल कंसेंसस के हम हक में हैं। लास्ट टाइम ये भागे उस बातचीत से, तो वो बिल्कुल होनी चाहिए और इस वक्त ज़रूरत भी है कि जहाँ हमने मिलिटरीली अपनी एक इस्टेब्लिश की है डोमिनेंस, वहाँ पे इकॉनमी के लिए पाकिस्तान की इकोनॉमिक रिवाइवल चल रहा है, उड़ान पाकिस्तान, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपस में जो है वो मामलात जो हैं वो अफ़ाम तफ़हीम से आगे चलने चाहिए। अता साहब, ये मैं बीइंग अ जर्नलिस्ट आपसे ये सवाल करना चाहती हूँ, वैसे तो हम सारा सवाल ही सहाफ़त के पैराए में करें, लेकिन दिस इज़ समथिंग आई रियली वांट टू डिस्कस विद यू ये प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में। बीइंग अ पाकिस्तानी एंड बीइंग अ पॉलिटिशियन, डू यू थिंक कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास ये एक बेहतरीन मौका था, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी पिछले एक हफ्ते में
कि वो थोड़ा झुकते, ख़ुद आगे बढ़ते, सबका साथ देते, तो शायद वो जो एक तकलीफ़ है 9 मई की वो न्यूट्रलाइज होती। इसका इस वक्त पाकिस्तानी की हैसियत से जवाब दीजिएगा। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि तरीके इंसाफ ने इस पूरी जो ये वॉर वाला मामला था वो हमारे साथ एक पेज के ऊपर रखे हैं। हाउस के अंदर भी जो कंसेंसस हुआ, रेजोल्यूशंस आए, मीडिया के ऊपर भी कुछ उनके लोग हैं और कुछ उनके सोशल मीडिया के भी यूजर्स हैं जिनका ख्याल और था, जिन्होंने इस मौके को भी जाने नहीं दिया। बट बाय एंड लार्ज मैं समझता हूँ कि उन्होंने बिल्कुल हुकूमत का साथ भी दिया और एक नेशनल यूनिटी का भी मुजाहरा किया। तो मेजॉरिटी उनकी पार्टी इस मौके पे उन्होंने बिल्कुल एक पाकिस्तानी की तरह और इस इशू पे मुकम्मल तौर पे वो एक नेशनल नैरेटिव के साथ रहे हैं। तो बिल्कुल इसको मैं एक्नॉलेज करता हूँ। और फ्लोर ऑफ द हाउस ये रेजोल्यूशन मुमकिन नहीं थे अगर वो कंसेंसस ना बिल्ड करते। तो कंसेंसस हुआ, सेनेट में भी, नेशनल असेंबली में भी बार बार हुआ, जॉइंट रेजोल्यूशन आए और दुनिया में ये पैगाम गया कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट, पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज मुत्तहिद हैं। अतातार साहब, लाहौर में जब आप आएंगे तो आप देखिएगा ख़ास तौर पे किस तरह से बैनर्स आवेज़ हैं। आई एम श्योर पाकिस्तान के बाकी शहरों में भी हैं, तो बड़ी खुशी होती है आर्म फोर्सेस के क़यादत को देख के। और हम लिटरली विटनेस करें कि बच्चे रोक के पूछ रहे का ताल्लुक किस फ़ौज से है, नेवी से है या एयरफोर्स से है या दूसरी फोर्सेस से। तो ये जो सेंटिमेंट रिवाइव हुआ है, इसको अंडरस्टैंड करते हुए मेरे सवाल को जवाब दीजिएगा कि क्या 10 मई ने हुकूमत के 9 मई के या रियासत के 9 मई के ज़ख्म भर दिए या अभी भी ये ज़ख्म ताज़ा हैं? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि वीव कम अ लॉन्ग वे। ये तो अब देखें ना, हर किसी ने अपने कॉन्डक्ट से, हर पॉलिटिकल पार्टी ने प्रूव करना है कि उनके असल सेंटिमेंट्स क्या हैं, उनके असल मामलात क्या है। बट सो फार आई थिंक एक अच्छी नेशनल यूनिटी और कोहिजन की फिजा पैदा हुई है जिसमें सब ने अपना किरदार अदा किया है। बहुत शुक्रिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अतातार साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करे थे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।